नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई अब और खतरनाक हो गई है। रूस ने दोनों देशों के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में फिर से जंग भड़क उठी। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देशों की सरकारें एक दूसरे पर शांति समझौता तोड़ने का आरोप लगा रही हैं। आर्मेनिया का सीधा आरोप तुर्की पर है, जो इस्लाम के नाम पर अजरबैजान को उकसा रहा है। आरोप यह भी है कि अजरबैजान को तुर्की ने हथियार भी दिए हैं और वहां सीरिया से आतंकवादियों को भी भेजा जा रहा है। अजरबैजान के समर्थन में तुर्की के खुलकर आने के बाद से ही यूरोप और अमेरिका में आर्मेनिया के ईसाइयों के समर्थक सड़क पर उतरने लगे। अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा नगोर्नो कराबाख की जमीन पर कब्जे का था, जिसमें तुर्की ने दखल देकर ईसाई बनाम इस्लाम की आग भड़का दी। माना जा रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई की आड़ में तुर्की इस्लामी देशों का नेता बनना चाहता है। अमेरिकी थिंक टैंक GMF, जर्मन मार्शल फंड के तुर्की में निदेशक के मुताबिक तुर्की की मौजूदा सरकार अपना दबदबा बढ़ाने के लिए पूरे इलाके में टांग अड़ा रही। इसे रणनीति की भाषा में गन बोट डिप्लोमेसी कहा जाता है। गन बोट डिप्लोमेसी मतलब जहां भी विवाद हो उसे सुलझाने के लिए बजाय युद्ध को और भड़का दो। सीरिया में तुर्की ने विद्रोहियों को समर्थन दे रखा है। लीबिया में तुर्की यही चाल चल रहा है। ग्रीस के साथ भी तुर्की का यही रवैया है और आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को भड़काने के लिए तुर्की के पास बहाना भी है। पहले विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में ऑटोमन एम्पायर का राज था। तब तुर्की के सैनिकों ने 1914 से 1923 के बीच आर्मेनिया में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था और कम से कम 15 लाख आर्मेनियाई ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। अब तुर्की का वही इतिहास आर्मेनिया के लोगों को याद आ रहा है। यही वजह है कि अजरबैजान के साथ लड़ाई के बीच ही अमेरिका में रहने वाले आर्मेनिया के लोगों ने लॉस एंजलिस में तुर्की के कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन किया। आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय ने खुला आरोप लगाया कि तुर्की इस विवाद की आड़ में अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करना चाहता है। इसलिए नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई ईसाइयों की मदद के लिए अमेरिका में फंड इकट्ठा किया जा रहा है। आर्मेनिया का दावा है कि अब तक $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 करोड़ की रकम जुटाई जा चुकी। इसमें 7.5 करोड़ का चंदा अमेरिका की चर्चित कलाकार किम कार्दाशियां ने दिया, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में आर्मेनियाई ईसाइयों के चर्च में ही ईसाई धर्म की विधिवत दीक्षा ली थी। इसे अजरबैजान को तुर्की के समर्थन की जवाबी कार्रवाई के तौर पर ही देखा जा रहा है। जमीन की लड़ाई धर्म युद्ध पर आई। जंग के मैदान में मजहब की दुहाई। धर्म युद्ध की चिंगारी अमेरिका तक पहुंची। दुनिया पर सबसे बड़ी आफत आई। सोवियत संघ से टूटने के बाद दो देश आजाद हुए, लेकिन आजाद होने के बाद दोनों देशों के बीच जमीन के एक टुकड़े पर युद्ध छिड़ गया। इस बार वही युद्ध अपने चरम पर है। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। शांति स्थापित करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम होती दिख रही है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे की लड़ाई में आर्मेनिया और अजरबैजान सारी हदें पार करने के मूड में दिख रहे हैं। सैन्य इलाकों के बाद लगातार रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है। ना अजरबैजान पीछे हटने को राजी है और ना ही आर्मेनिया मोर्चा छोड़ने को तैयार। लेकिन पूरी दुनिया के लिए खतरे का सबब ये कि जमीन की ये लड़ाई अब मजहबी शक्ल अख्तियार करती नजर आ रही है। जी हाँ, ये लड़ाई अब इस्लामिक और ईसाई देशों के बीच खाई पैदा करती दिख रही है।
आशंका ये जताई जा रही है कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग ऐसे ही चलती रही तो दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। फिलहाल पाकिस्तान और तुर्की खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। इस्लामिक देशों के संगठन OIC से भी अजरबैजान के पक्ष में आवाज़ उठ रही है। ऐसे भी संकेत मिले हैं कि रूस के बाद फ्रांस, अमेरिका जैसे यूरोपीय देश जहां पर ईसाई बहुसंख्यक हैं, वो आर्मेनिया के पक्ष में आवाज़ उठा सकते हैं। मतलब ये कि धरती पर धर्म युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका है। जी हां, धर्म युद्ध, जिसमें एक तरफ तो इस्लामिक मुल्क अजरबैजान के पक्ष में खड़े होंगे तो दूसरी तरफ ईसाई देश आर्मेनिया के साथ। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग एक इलाके तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस जंग की चिंगारी दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। लिहाजा आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फिलहाल अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में आर्मेनिया के साथ रूस चट्टान की तरह खड़ा है, जबकि अजरबैजान के साथ तुर्की कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। फ्रांस, इटली और अमेरिका भी आर्मेनिया को समर्थन दे सकते हैं, जबकि चीन के साथ इस्लामिक देशों का संगठन OIC अजरबैजान के पक्ष में खुलकर खड़ा हो सकता है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें अमेरिका की हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में झंडा लिए ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये झंडे आर्मेनिया के हैं। मतलब ये कि सैकड़ों की ये भीड़ आर्मेनिया के पक्ष में खड़ी है। दरअसल कैलिफोर्निया के सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में स्थित तुर्की के वाणिज्य दूतावास के बाहर लोग जमा हो गए। इस दौरान ये लोग आर्मेनिया के झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि अजरबैजान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और वो तुर्की ही है जो जंग की आग जानबूझकर भड़का रहा है। Azerbaijan to fight against Armenia. They're paid terrorists who are committing crime every day, not just to our soldiers, but also to all the innocent civilians who are living in their homes and who had to be moving out, taken to the basement. आपको बता दें कि फिलहाल अमेरिका अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच छिड़े जंग में तटस्थ है, लेकिन अब इस्लामिक देशों के अजरबैजान के पक्ष में खड़े हो जाने के बाद अमेरिका की आवाम भी सरकार पर आर्मेनिया का साथ देने के लिए दबाव बनाने लगी है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका के साउथ कैरोलिना में आर्मेनिया मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके अलावा नजदीकी ईस्ट हॉलीवुड इलाके को साल 2000 में छोटा आर्मेनिया करार दिया गया था। आर्मेनिया के लोगों को अमेरिका की जनता का समर्थन हासिल है। अमेरिका के लोग चाहते हैं कि अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की मदद की जाए। अजरबैजान के अंदर जो है अधिकतर जनता जो है वो ईरान से उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर अज़री पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है अजरबैजान से भी। अजरबैजान वाले लोग जो हैं ये तुर्की डायलेक्ट बोलते हैं। इसी कारणवश जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो चाहते हैं कि उनको सीधा टर्की से जोड़ने की, और वो तुर्की यूनिटी की भी बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक। वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस ने भी आर्मेनिया और अजरबैजान से शांति की अपील की है, लेकिन इस्लामिक देशों खासकर तुर्की के अजरबैजान को समर्थन देने के बाद ऐसा लग रहा है कि रूस के साथ बाकी के ईसाई देश एकजुट होकर आर्मेनिया के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। वैसे फ्रांस ने तो इस्लामिक कट्टरपंथ के मुद्दे पर तुर्की को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्रांस भी खुलकर आर्मेनिया का साथ दे सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा, बहुत बुरा साबित होगा। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार आर्मेनिया की कुल आबादी के 94.8% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि अजरबैजान में 96.9% लोग इस्लाम को मानते हैं।
मतलब ये कि जंग मुस्लिम बनाम ईसाई देशों के बीच छिड़ सकती है। बहुत मुमकिन है कि यूरोप और दुनिया के कई बड़े देश जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा संख्या में हैं, उनकी हमदर्दी आर्मेनिया के साथ बढ़ती चली जाए। इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले तुर्की के खिलाफ आक्रोश बढ़ता चला जाए, जिससे अजरबैजान की मदद कर रहे तुर्की ही नहीं बल्कि गुपचुप ढंग से उसके हाथ मजबूत कर रहे पाकिस्तान और चीन की भी शामत आ सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर अजरबैजान चाहेगा भी तो भी टर्की और पाकिस्तान अगर इस जंग में कूदे हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे उसको ख़त्म करना उनके लिए, अजरबैजान के लिए मुश्किल हो जाए। अजरबैजान लंबे समय में देखा जाए तो अजरबैजान को बहुत नुकसान होगा। आर्मीनिया को की भरपाई करने के लिए बहुत से देश खड़े हो जाएंगे, लेकिन अजरबैजान को मैं नहीं समझता कहीं से बड़ी इकोनॉमिक मदद मिलेगी। फिलहाल पूरी दुनिया यही दुआ कर रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भड़की जंग की ज्वाला शांत हो जाए, दोनों देश संघर्ष विराम का पालन करें। लेकिन तुर्की लगातार आग में घी डालने का काम कर रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच रूस ने संघर्ष विराम कराने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। आर्मेनिया का आरोप है कि युद्ध विराम के कुछ ही देर बाद अजरबैजान ने धावा बोल दिया। इस बीच आर्मेनिया ने एक सनसनीखेज वीडियो भी जारी किया, जिससे इस जंग में घुलते मजहबी रंग का एक और सबूत मिलता है। इस वीडियो में क्या है, इससे किस तरह ईसाई और मुस्लिम देशों के बीच तलवार खिंच सकती है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पूरी दुनिया शांति कराने में जुटी है। सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान ही हैं जो अजरबैजान को उकसा रहे हैं। पाकिस्तान इस लड़ाई के जरिए तुर्की की खुशामद में जुटा है, जबकि तुर्की अपनी ऐतिहासिक खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहा है। अजरबैजान के कंधे पर बंदूक रखकर तुर्की क्या हासिल करना चाहता है, यह बात अब कुछ समझ में आने लगी है। यह साफ दिख रहा है कि तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान वहां की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ऑटोमन एम्पायर, जिसे उस्मानिया साम्राज्य भी कहा जाता, उसी का इतिहास दोहराने का सपना दिखा चुके। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अब से करीब 700 साल पहले तुर्की में ऑटोमन एम्पायर की नींव पड़ी थी, उस्मानिया साम्राज्य की, जिसने मध्य एशिया, यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 17वीं शताब्दी में करीब 52 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में तुर्की का राज था। धीरे धीरे वो खत्म होता गया और पहले विश्व युद्ध के बाद उस्मानिया साम्राज्य का पूरी तरह पतन हो गया। अभी जो रिपब्लिक ऑफ तुर्की नाम का देश है, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, वो 8 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम इलाके में। यह बात तुर्की को खटकती रही है, इसलिए उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन इलाकों पर नजर गड़ाई जहां तुर्क मुस्लिम समुदाय की आबादी थी। सबसे पहले तुर्की ने साइप्रस पर निशाना साधा। 60 के दशक में साइप्रस में ग्रीस मूल के ईसाई करीब 75% और तुर्क मुस्लिम करीब 25%। तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर हमला करके तुर्क मुस्लिम समुदाय के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ग्रीस के साथ आज भी तुर्की का वही झगड़ा चल रहा। इसके बाद तुर्की ने अजरबैजान का रुख किया। धर्म के आधार पर ही तुर्की ने 1991 में अजरबैजान को अलग देश के तौर पर तुरंत मान्यता दे दी, लेकिन आर्मेनिया से दूरी बनाकर रखी। अजरबैजान की फौज को ट्रेनिंग भी तुर्की देता है, बदले में अजरबैजान से तुर्की को सस्ता तेल मिलता है। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान को तुर्की ने F-16 लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार भी दे दिए हैं। अजरबैजान की सेना अपने जिन ड्रोन से नागोर्नो कराबाख में आम लोगों पर हमले कर रही है, उनको तुर्की की वायुसेना खुली मदद कर रही, ऐसा आर्मेनिया का आरोप है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई कहीं ईसाई बनाम इस्लाम में न बदल जाए, इसलिए रूस भी तुर्की की दखल से परेशान। खबर है कि रूस के विदेश मंत्री ने इस मामले में तुर्की के विदेश मंत्री से बात की है। वहीं यूरोपियन यूनियन की आज अहम बैठक हो रही है, जिसमें आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई से पैदा हुए हालात पर चर्चा होनी है। वहीं यूरोप की एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्था कंसिलिएशन रिसोर्सेज ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि यह लड़ाई अब धार्मिक उन्माद में बदल चुकी है और आने वाले दिनों में तमाम देशों के नेताओं के लिए भी खून खराबा रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई की वजह से नागोर्नो कराबाख की आधी आबादी पलायन कर चुकी है।
अर्मेनिया अजरबैजान के बीच फिर भड़की जंग। दिन में युद्ध विराम, रात में संग्राम। गोलाबारी की गूंज, मिसाइल से हमले की आवाज, बंदूकों की गड़गड़ाहट। थोड़ी देर की शांति के बाद अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। ना रूस की अपील काम आई, ना मॉस्को में हुई मीटिंग का कोई नतीजा निकला। अर्मेनिया और अजरबैजान एक बार फिर एक दूसरे पर हमले करने लगे। सत्ताईस सितंबर से जारी जंग एक बार फिर शुरू हो गई। इस बार शुरुआत किसने की? युद्ध विराम की धज्जियां किसने उड़ाई? पता नहीं। पता है तो सिर्फ इस बात का कि अर्मेनिया और अजरबैजान दोबारा जंग छेड़ने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के चंद मिनट बाद ही अजरबैजान ने अर्मेनिया पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने उसके गांव में मिसाइलें दागी हैं, जबकि अर्मेनिया ने बाकायदा वीडियो जारी करके ये आरोप अजरबैजान पर लगाया है कि वो भाड़े के सैनिक और आतंकियों का इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए कर रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थीं कि मुस्लिम देश अजरबैजान की मदद के लिए पाकिस्तान और तुर्की दहशतगर्द भेज रहे हैं। ये आतंकवादी सीरिया और लीबिया से विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख भेजे जा रहे हैं। कुछ आतंकवादियों की 22 सितंबर और उसके बाद तुर्की के रास्ते अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचने की भी खबर थी। ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले इन आतंकियों के बारे में अब अर्मेनिया ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर ऐसी तमाम खबरों को सही करार दिया है। गौर से देखिए ये वीडियो। अर्मेनिया का दावा है कि अजरबैजान के बॉर्डर गार्ड्स की यूनिफॉर्म में दरअसल आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। ये आतंकी अजरबैजान की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्मेनिया ने दावा किया है कि गाड़ियां अजरबैजान की सरकार ने नागरिकों से ली थी। यही नहीं, वीडियो में बड़ी तादाद में आतंकी एक साथ भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर अर्मेनिया का दावा सही है तो इससे आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने की पूरी आशंका है। पूरी आशंका है कि ये लड़ाई मुस्लिम देशों और ईसाई देशों के बीच शुरू हो जाए, जमीन की जंग धर्म युद्ध में तब्दील हो जाए। वैसे आपको बता दें कि अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध में अब तुर्की खुलकर सामने आ गया है। युद्ध में टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल से लेकर दूसरे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये हथियार अजरबैजान को तुर्की ने ही दिए हैं। दोबारा शुरू हुए संघर्ष में अब तक 24 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तुर्की एक जो अजरबैजान के साथ उनके दूसरे भी रिश्ते हैं, एक आर्मेनिया के साथ उनकी जो नस्लकुशी वो पहले कर चुके हैं, वो एक फैक्टर है। लेकिन क्योंकि अजरबैजान जो है वो एक इस्लामी देश है, तो उसका भी एक फैक्टर है जिसके लिहाज से तुर्की अपना वर्चस्व जो है इस्लामी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूस की मध्यस्थता के बाद अर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध बंद करने पर सहमत हो गए थे, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही वो युद्ध विराम से पीछे हट गए। अब दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। अर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय की माने तो अजरबैजान की तरफ से एक बस्ती पर हमला किया गया है। इतना ही नहीं, उसका यह भी कहना है कि संधि होने के 2 मिनट बाद ही अजरबैजान की सेना ने आक्रामक रुख अपना लिया था। युद्ध विराम पर बातचीत को अजरबैजान ने अपनी तैयारियों के लिए मौके की तरह इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान का आरोप है कि अर्मेनिया की सेना उसके इलाकों में लगातार गोलाबारी कर रही है। इस गोलाबारी में एक नागरिक की मौत भी हुई है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
रूस शायद उस जोर शोर से इस जंग में मध्यस्थता नहीं कर रहा जितनी शायद उसको करनी चाहिए। दूसरी तरफ अजरबैजान को ये लगता है कि क्योंकि वो थोड़ी बेहतरी में है, दे हैव वन हैंड अप, तो इसलिए वो अपना एडवांटेज जो है उसको क्यों गंवाएं, और खास तौर पर जबकि तुर्की उनके पीछे पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। वैसे आर्मेनिया अजरबैजान की जंग शायद रुक जाती, लेकिन इस्लामिक चरमपंथ को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुटा तुर्की ऐसा नहीं होने देना चाहता। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की चाहत में तुर्की पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश में जुटा है। वो चाहता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग में उतरकर अपनी धाक जमा सके। लिहाजा इन हालात में दुनिया में तीसरे ध्रुव के उभरने की भी आशंका है। इस तीसरे ध्रुव में तुर्की को पाकिस्तान, चीन और ईरान का समर्थन जरूर मिलेगा, लेकिन रूस, फ्रांस और अमेरिका एक साथ आ गए तो उसके इस गठजोड़ की हवा निकलनी भी तय है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तुर्की पर लगाम लगाई जाए, तुर्की के कान ऐंठे जाएं। नेटो देश एक साथ मिलकर तुर्की पर शिकंजा कसें ताकि उसकी नापाक साजिशों पर पानी फेरा जा सके। तुर्की में जब से अर्दोगान की सरकार आई है तब से तुर्की का जो एक सेक्युलर फ्रेमवर्क था वो तो बिल्कुल चरमरा गया है, और एक इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ जो तुर्की की एक रुझान है, या जो एक वो कदम बढ़ा रहे थे इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ, वो तो सबके सामने है, दुनिया भर के सामने है। तुर्की ने कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में वो अजरबैजान का तब तक समर्थन करता रहेगा जब तक कि नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके पर उसका नियंत्रण स्थापित नहीं हो जाता। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, अजरबैजान की सेना ने बहादुरी का परिचय दिया है। अपने नियंत्रण वाले इलाकों को बचाने में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। आर्मेनिया को कब्जा की हुई जमीन उसके वास्तविक मालिक को लौटा देनी चाहिए। आर्मेनिया जब तक ऐसा नहीं करेगा, हम अपने अजेरी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। जाहिर है तुर्की किसी भी कीमत पर इस जंग को जारी रखना चाहता है। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की चाहत में वो पूरी दुनिया पर धर्म युद्ध थोपना चाहता है। लिहाजा रूस के साथ अब अमेरिका को भी सामने आना होगा और इस लड़ाई को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान में इन दिनों गजब का ड्रामा चल रहा है। वहां सत्ता के जितने भी केंद्र हैं सब अपने असली रंग से अलग ढंग दिखा रहे हैं। वहां तालिबान समर्थक कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों 11 विपक्षी दलों के सर्वमान्य नेता बनकर लोकतंत्र को मजबूत करने निकल पड़े हैं। नया पाकिस्तान का नारा देने वाले इमरान खान अपनी तालिबान खान की छवि से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के पीछे छिप गए हैं। वहीं आतंकियों और कट्टरपंथियों को पालने पोसने वाली पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो भी तब जब पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वहां बेरोजगारी आसमान पर है, महंगाई की वजह से पाकिस्तान की 1/3 आबादी भुखमरी के कगार पर है। पाकिस्तान की सेना एलओसी पर भारत को जंग के लिए उकसा रही है। इन हालात में पाकिस्तान में एक ही काम होता, वो है तख्ता पलट। पाकिस्तान में पहली बार 1953 में सेना की मदद से गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने तख्ता पलट किया था। बहाना यह बनाया गया कि संविधान सभा 6 साल में पाकिस्तान का संविधान नहीं बना पाई। फिर नया संविधान लागू होते ही पाकिस्तान के तब के सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने 1958 में तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का संविधान बकवास लगा। 1977 में जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो को तख्ता पलट किया, उनका तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि 1971 की जंग में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भुट्टो पाकिस्तान को उदारवादी देश बनाने निकल पड़े थे और यह बात पाकिस्तानी फौज को पसंद नहीं आई थी। 1999 में कारगिल की जंग में नवाज शरीफ ने हार का ठीकरा जनरल परवेज मुशर्रफ के सिर फोड़ा तो मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट कर दिया।
इस दौरान पाकिस्तान की फौज को तानाशाही में सबसे बड़ा समर्थन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों से ही मिलता रहा। उन्हीं के दम पर पाकिस्तान में वर्दी की अंधेर गर्दी चलती रही। ऐसे में यह बात खटक रही है कि अब कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान में लोकतंत्र बचाने निकले। तानाशाही की मार झेल चुके नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान के पीछे पीछे चल रही। मौलाना के निशाने पर इमरान खान है, जिनके साथ 2013 से ही मौलाना का 36 का आंकड़ा है। हालांकि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर हमले तेज कर दिए। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आरोप लगाया कि इमरान खान अपने असंवैधानिक रवैये के लिए वहां की सेना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे एक दिन पहले नवाज शरीफ ने लंदन से अपनी पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में आरोप लगाया कि इमरान तो मुखौटा भर है, पाकिस्तान की बदहाली के लिए असल जिम्मेदार तो वहां की फौज है जिसने इमरान को कुर्सी पर बैठाया। इसी पर जनरल बाजवा को सफाई देनी पड़ी कि उनकी फौज तो संविधान के हिसाब से ही सरकार का साथ दे रही। नेताओं के आरोप पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को सफाई देनी पड़े, संविधान की दुहाई देनी पड़े, ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोगों का माथा ठनका हुआ। पाकिस्तान में बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को भी समझ में नहीं आ रहा कि मौलाना फजलुर रहमान को आगे करके विपक्षी दल कोई खेल खेल रहे हैं या वहां की फौज कोई खिचड़ी पका रही। मौलाना फजलुर रहमान की लोकतंत्र बचाओ मुहिम पाकिस्तान के लोगों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि ये वही मौलाना है जो 2013 में पाकिस्तान में शरिया यानी इस्लामी कानून लागू करने का ऐलान कर चुके थे। पाकिस्तान में पहली बार मिलिट्री के खिलाफ बगावत किया। एक मौलाना का मिलिट्री के खिलाफ मोर्चा। मैं फौज की क़यादत से सबसे सीनियर हूँ उनके मुकाबले में। जब आर्मी चीफ कैप्टन थे तो मैं पार्लियामेंट का मेंबर था। पाकिस्तान की सेना और सरकार में खलबली। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके बारे में अब तक यही कहा जाता रहा है कि इस मुल्क की तस्वीर और तकदीर दोनों ही मुल्ला और मिलिट्री से तय होती। पाकिस्तान के कट्टरपंथी पाकिस्तान सेना की टीम बी बनकर काम करते थे और पाकिस्तान की सरकार मुल्ला और मिलिट्री की कठपुतली की तरह नाचती थी। यही नहीं, मुल्ला और मिलिट्री मिलकर यह तय करते थे कि पाकिस्तान की गद्दी पर कौन बैठेगा और वो किस तरह राज करेगा। यहां तक कि पाकिस्तान की विदेश नीति भी मुल्ला और मिलिट्री की पसंद के हिसाब से तय हुआ करती थी। करीब पिछले 70 साल से मुल्ला और मौलाना की लगाम से चलने वाले पाकिस्तान में एक अनहोनी हो गई है। अब पाकिस्तान का मौलाना गैंग पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ही बगावत शुरू कर चुका है। मौलाना बाकायदा पाकिस्तान की फौज को खुलेआम धमकी दे रहे हैं और पाकिस्तान के विपक्षी दल सभी उस मौलाना गैंग को अपना नेता मान चुके हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है तो ऐसे में पाकिस्तान की फौज को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। दुनिया भर में सत्ता और विपक्ष के दलों में खींचतान होती है, लेकिन पाकिस्तान जरा हटकर है। यहाँ की सियासत में सरकार और विपक्ष के साथ साथ सेना का एक अहम रोल होता है। हालांकि अब तक सेना या तो सीधे चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर खुद सत्ता संभाल लेती थी या फिर पर्दे के पीछे रहकर सरकार चलाती थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है वैसी हालत कभी नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार विपक्ष के सियासी दलों ने सरकार के बजाय सेना के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों ने मिलकर एक मोर्चा तैयार किया है। इस मोर्चे में पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी पार्टियां यानी नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी शामिल है। 11 विपक्षी दलों के इस मोर्चे का नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसने अपना नेता मौलाना फजलुर रहमान को चुना है। इन सभी दलों ने मिलकर पाकिस्तान सेना के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पाकिस्तान सेना पर यह आरोप लगाया है कि 2018 के आम चुनाव में सेना ने धांधली कराई और फर्जी तरीके से इमरान खान को गद्दी पर बिठाया। विपक्ष के गठबंधन ने सेना पर आरोप लगाने के साथ ही यह ऐलान भी कर दिया है कि अब देश भर में सेना के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। पाकिस्तान के विपक्षी दलों के मोर्चे के नेता मौलाना फजलुर रहमान इन दिनों सेना पर सीधा हमला बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सेना को अल्टीमेटम तक दे दिया है और ये भी बता दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो तबाही तय है। और इंशाअल्लाह आगाज होगा 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसे आम से। भरपूर तौर पर उसमें अवाम की शिरकत होगी और एक अवाम की शिरकत से तारीख साज तहरीक का आगाज़ उसी जलसे से कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ इस तरह का अभियान शुरू होना अचंभे की बात है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में सेना के खिलाफ कोई आवाज तक नहीं उठा सकता था। लेकिन अब देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के साथ 11 विपक्षी दलों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ तैयार हुए इस महामोर्चे ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में किस तरह बाजवा की सेना और इमरान की गैर कानूनी सरकार का घेराव करने वाली है। विपक्षी दलों के गठबंधन ने ऐलान किया है कि वो सरकार और सेना को घेरने के लिए 3 चरणों में अभियान चलाएंगे। पहले चरण में इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद विपक्ष के सभी सांसद इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के इतिहास में सरकार और सेना के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसमें देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा और राजधानी इस्लामाबाद की घेराबंदी की जाएगी। पाकिस्तान के विपक्ष में 2 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने दशकों तक पाकिस्तान का कमान संभाला है, यानी PPP और PMLN। इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर मौजूद हैं और इन दोनों पार्टियों का प्रभाव वहां की जनता में काफ़ी मजबूत है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर इन दोनों पार्टियों ने सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो पूरा पाकिस्तान ठप हो सकता है। विपक्षी दलों ने यह साफ कर दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान सेना की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सेना ने चुनाव में धांधली कराकर गद्दी पर बिठाया है। इसलिए अब विपक्ष की मांग है कि इमरान खान की सरकार इस्तीफा दे और सेना सियासत के काम में दखल अंदाजी बंद करे। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ शुरू हुई इस बगावत से पूरी दुनिया हैरान है। जो के काफ़ी समय से है इनका इस तो ये भी संभव हो सकता है कि इनके अच्छे संबंध सऊदी अरेबिया से भी हैं और सऊदी अरेबिया ने इनको अपनी तरफ शामिल कर लिया है। कि कहीं के इशारे पर उन्होंने नवाज शरीफ को ज्वाइन किया है। कि पाकिस्तान की इस वक्त सेना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश में बने विपक्ष के गठबंधन ने तो बाजवा और इमरान के खिलाफ झंडा बुलंद करने का ऐलान कर ही दिया है, तो लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने तो सेना और इमरान सरकार पर देशद्रोह तक के आरोप लगा दिए। वर्दी पहनकर राजनीति में हस्तक्षेप करना पाकिस्तान के संविधान के तहत देशद्रोह के बराबर है और पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। ऐसी हरकत करने वालों को पाकिस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी और उन्हें सजा मिलकर रहेगी। नवाज शरीफ के इस तीखे हमले के बाद देश की दूसरी पार्टियों ने भी पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर नहीं की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने तो चुनाव प्रक्रिया और मतदान के दिन सेना की भूमिका तक का जिक्र कर दिया। इस तरह की चीजें जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ की तानाशाही के दौरान भी नहीं देखी गई। मुझे मतदान का दिन आज भी याद है। सेना के इशारे पर हर मतदान केंद्र पर एक सैनिक अंदर और एक सैनिक बाहर तैनात किया गया था। आप ये कैसे कर सकते हैं? खान को, हमारे इदारे को, खासतौर हमारा फौज को एक सियासी प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर चीज पे, हर जगह पे हमारा फौज हमारे साथ है, ये इदारा हमारे साथ है, फला के इदारे हमारे साथ है। ये किसी एक जमात का इदारा नहीं होते। देश के 11 विपक्षी दलों के सेना के खिलाफ एक साथ एक मंच पर आ जाने के बाद पाकिस्तान सेना के भी होश उड़े हुए हैं।
क्योंकि उसे मालूम है कि यही लोग पाकिस्तान की जनता की आवाज हैं और अगर इन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया तो पूरे पाकिस्तान की जनता सेना के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए सेना का रुख नरम हो रहा है। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा अब सियासत में सेना के दखल के आरोपों पर सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई ऐसी है कि चुनाव में धांधली के आरोप पूरी तरह से साबित हो जाते हैं। Our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. पाकिस्तान के सेना प्रमुख का यह बयान साबित कर रहा है कि उन्हें यह खबर हो चुकी है कि देश में अब हवा बदल रही है। इसीलिए बाजवा अपनी गर्दन बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। अब वो मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे विपक्षी दलों को खुश करने में जुट गए हैं। उनकी कोशिश है कि इमरान को बलि का बकरा बनाकर अपनी कुर्सी को बचा लिया जाए और सेना पर भी आ रही आंच को ठंडा कर दिया जाए। सेना अपने बचाने के लिए कोई भी काम कर सकती है। इमरान खान तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इनको सेक्रीफाइस करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? उसके पास इस वक्त कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। कुर्बान करने के मतलब नहीं है कि स्वयं सत्ता में आए। स्वयं सत्ता में तभी आ सकती है जब अमेरिकन उसकी मान्यता प्रदान करे। विपक्षी दलों के गठबंधन से सेना और सरकार इसलिए भी खौफजदा है क्योंकि इसका नेतृत्व मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जो पहले भी इमरान खान के खिलाफ ऐसा आंदोलन चला चुके हैं कि जिससे राजधानी इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरा देश ठप हो गया था। मौलाना ने जब ये आंदोलन चलाया तो वो अकेले थे। उस वक्त उनका साथ दूसरे सियासी दल नहीं दे रहे थे। अब जब सभी विपक्षी दलों ने मौलाना को अपना नेता मान लिया है तो उनके हौसले और बुलंद हैं, जिससे बाजवा और इमरान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की सभी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो पहली बार खुल के सेना के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है और इसके पीछे लगता है कि नवाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। नवाज शरीफ अगर सामने खुल के आए तो इसका मतलब ये है कि उनको सऊदी अरेबिया और यूएई का भी समर्थन हासिल होगा। पाकिस्तान की सेना अपने ही देश में घिर गई है। इमरान खान की गद्दी हिल रही है। इन सब के बीच पाकिस्तान पर एक और खतरनाक तलवार लटक रही है, जिससे महंगाई और भुखमरी का शिकार पाकिस्तान और भी बदहाल हो जाएगा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टियों को वहां की सेना से दिक्कत पहले से थी, लेकिन सेना की सेहत पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास हथियार भी थे और तालिबान और आतंकी संगठन की ताकत भी थी। जिन मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान के विपक्षी दल अपना रहनुमा बनाए घूम रहे हैं, वो मौलाना भी 1980 के दशक में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की फौज के मोहरे के तौर पर काम कर चुके हैं। तालिबान के साथ उनका गहरा दोस्ताना रहा है। माना जा रहा है कि कट्टरपंथियों को इमरान खान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ा करने के लिए ही पाकिस्तान में मौलाना को विपक्ष का नेता चुना गया। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि इमरान खान से नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने भी मौके पर चौका मार दिया। हालांकि पिछले साल जब मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ आजादी मार्च निकाला था, तब उन्हें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ही आंदोलन वापस लेने के लिए मनाया था। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें भी आई थीं कि उस वक्त जनरल बाजवा ने मौलाना को भरोसा दिया था कि जून 2020 तक इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। वो टाइम कोरोना संकट में बीत गया। ऐसे में अब जब पाकिस्तान में कोरोना संकट काबू में होने का दावा किया जा रहा है, तब वहां इमरान खान के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी सामान्य नहीं दिख रही। राजनीतिक रस्साकशी के बीच ही पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ लगातार गोलाबारी भी कर रही है। एलओसी पर युद्ध विराम के उल्लंघन में हाल के दिनों में जितनी तेजी आई है, उसे पाकिस्तान में किसी बड़े तूफान की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक हंगामे के बीच भारत के साथ तनाव बढ़ाकर जनरल बाजवा तख्ता पलट की बुनियाद तैयार करने में जुट गए। पाकिस्तान की सेना की चालबाजियों की खबर रखने वाले मानते हैं कि इमरान खान को जनरल बाजवा तभी तक बर्दाश्त करेंगे जब तक कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। आतंकवादियों की फंडिंग की वजह से पाकिस्तान पहले से FATF की ग्रे लिस्ट में है, उस पर ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटक रही है। जिस दिन FATF में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होगा,
उसी के बाद पाकिस्तान में तानाशाही की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, क्योंकि तब पाकिस्तान की सेना के पास ठोस बहाना होगा। पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक, आर्थिक बदहाली और भारत के साथ तनाव, 3 बहानों की तिकड़म जनरल बाजवा अभी से तैयार कर चुके हैं। पाकिस्तान में हिली इमरान की गद्दी। अब जंग जंग चिल्ला रहे हैं इमरान। घर में बाजवा के खिलाफ बगावत। सीमा पर बाजवा बरसाएं बम। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सेना के खिलाफ राजनीतिक दलों ने बगावत की आग भड़का दी है। पाकिस्तान की सेना घर में हुई बगावत से पूरी तरह बौखला उठी है। अब तक पाकिस्तान में सेना के खिलाफ जब भी कोई तबका या कोई गुट ही विद्रोह करता था तो उसे ताकत के दम पर दबा दिया जाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है और पूरे पाकिस्तान से सेना के खिलाफ आवाज उठ रही है। इसलिए सेना दूसरे हथकंडों से इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में जब से सेना के खिलाफ क्रांति के शोले भड़कना शुरू हुए हैं, वहां की सेना ने भारत की सीमा पर गोला बारूद बरसाना तेज कर दिया है। सेना की कोशिश है कि भारत विरोधी माहौल को देश में गरमाया जाए, जिससे जनता में भारत से दुश्मनी और देशभक्ति की लहर पैदा होगी और इसका सीधा फायदा सेना और सरकार को मिलेगा। पाकिस्तान की जनता को देशभक्ति के नाम पर गुमराह करने की नीयत से पाकिस्तान की सेना ने भारत की सीमा पर गोलाबारी तेज कर दी है। एलओसी पर पाकिस्तान की सेना दिन और रात की परवाह किए बगैर गोलीबारी कर रही है, जिसका हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सबूत है ये वीडियो। इस वीडियो में आप पाकिस्तान की एक पोस्ट को जलते हुए देख सकते हैं। यह पाकिस्तान के हाथी पोस्ट का वीडियो है, जिसमें पाकिस्तान सेना की पोस्ट को जलते हुए देखा जा सकता है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में इस पोस्ट पर जब आग लगी तो पाकिस्तान के जवानों को अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ गई। उन्हें अपने हथियार तक उठाने का मौका नहीं मिला। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान सेना के कई जवान जख्मी भी हुए हैं। भारत की ओर से यह कार्रवाई पुंछ में पाकिस्तान सेना के लगातार सीज फायर तोड़ने के बाद की गई। अपने ही देश में बगावत से घबराई पाकिस्तान सेना खुद को बचाने के लिए एलओसी पर लगातार गोलाबारी कर रही है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा पर पाकिस्तान के सैनिक बुरी तरह से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने सीमा पर 12 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और पिछले 12 दिनों में 95 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक पाकिस्तान ने 3595 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान की 15 से ज्यादा पोस्ट तबाह कर दी। भारत के जवाब से पाकिस्तान सेना किस कदर बौखला उठी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीमा पर पाकिस्तान सेना ने सभी अस्पतालों में बेड खाली रखने का आदेश भी दे दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा अपनी कुर्सी बचाने के लिए एलओसी पर अपनी सेना से लगातार फायरिंग करा रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना अपनी जवाबी कार्रवाई में दे रही है। पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई में जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 महीने में 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 120 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने एलओसी के पास जितने भी अस्पताल हैं उनके लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो 15% बेड उन अस्पतालों के सेना के लिए खाली रखे और गोलीबारी में जो घायल हुए हैं सैनिक उनका पूरा ख्याल रखें। पाकिस्तान सेना अपने आका की कुर्सी बचाने के लिए सीमा पर गोलाबारी कर रही है।
लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई से हो रहे नुकसान ने उसके होश उड़ा दिए हैं। इसके अलावा जो सैनिक मारे जा रहे हैं उसे लेकर भी जनता ने अपनी सरकार और सेना से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। इससे देशभक्ति का गुबार भरने का बाजवा और इमरान का प्लान भी नाकाम होता दिख रहा है। लेकिन कुर्सी बचाने के लिए उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। पाकिस्तान आर्मी की ये पुरानी रणनीति रही है कि जब भी पाकिस्तान आर्मी देखता है कि जनता जनार्दन पाकिस्तान के एक आर्मी के खिलाफ एक जागरूकता, एक विद्रोह, एक आक्रोश पैदा होता है, तो वो बॉर्डर पे समस्या शुरू कर देता है ताकि पाकिस्तान के लोग भयभीत हो जाएं कि सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी के हाथों पाकिस्तान सुरक्षित है। ये उसकी पुरानी रणनीति है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और जनरल बाजवा सीमा पर गोलाबारी करके अपनी गद्दी बचाने का ख्वाब भले ही देख रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की जनता भी इस चाल को समझ चुकी है। इससे बाजवा और इमरान की मुश्किल और बढ़ गई है। इसके साथ ही FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी उनकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि इसी महीने FATF पाकिस्तान के भविष्य पर मुहर लगाने वाला है। 21 से 23 अक्टूबर को FATF की बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान पर फैसला होना है। हालांकि बैठक से पहले ही ये तय हो गया है कि इस बार पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिपोर्ट में पाकिस्तान पर नाराजगी जताई गई है, जिसके बाद इमरान ने FATF में लॉबिंग के लिए अमेरिका की कंपनी को ठेका दिया है। इस तरह इमरान FATF के सदस्य देशों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जानता है कि खाली चीन, टर्की और मलेशिया से उसका काम नहीं बनेगा, उसको 3 देश और चाहिए, 9 देश उसको और चाहिए। इसीलिए वो ह्यूस्टन की कंपनी को हायर किया है कि साम, दान, दंड भेद का इस्तेमाल करके, सब तरीका इस्तेमाल करे, मनी पावर इस्तेमाल करे और उसको पैसा हेविली ह्यूस्टन को दिया जा रहा होगा। पाकिस्तान में चौतरफा घिरे इमरान और बाजवा की कोशिश ये है कि देश में भड़के गुस्से को शांत कराया जाए, ताकि एकजुट हो चुके विपक्ष को कमजोर किया जा सके। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सीमा पर गोलाबारी और FATF में गर्दन बचाने के लिए अमेरिका की कंपनी को ठेका दिया जाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है।